नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में हुए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में, जिसमें कि बंगाल में एक पोल बूथ के ऊपर हिंसा देखने को मिला है। तो ये वाला जो हिंसा है ये पर्टिकुलरली हमें देखने को मिला है बंगाल में कूच बिहार का जो जिला है वहाँ पर हो रहे एक पर्टिकुलर पोल बूथ के ऊपर इलेक्शंस में। और यहाँ पर हम डिस्कस तो करेंगे ही कि एग्जैक्टली ये हिंसा कैसे हुआ, इलेक्शन कमीशन का क्या स्टेटमेंट रहा, लेकिन साथ ही में हम एक ब्रॉडर पिक्चर आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि इस बार की जो बंगाल इलेक्शंस हैं ये किस किस तरह की प्रैक्टिसेस सामने आ रही हैं जो कि आपको मालूम होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्शंस हमारी डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन उसमें किस तरह की इलीगल या फिर हम कह सकते हैं अवैध और अनैतिक जो प्रथाएं देखने को मिल रही हैं उनके बारे में जानकारी रखनी हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और साथ ही में ये भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से इस पर्टिकुलर वायलेंस के चलते हमारा जो अधिनियम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 उसका भी हनन हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ऑल्सो आप मुझे अनअकैडमी की ऐप के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। राइट, तो देखिए जो वेस्ट बंगाल की असेंबली इलेक्शन है, विधानसभा के चुनाव है, आपको मालूम होगा बहुत ही बड़ी स्टेट है और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो इसका जो चुनाव है वो अलग अलग चरणों में हो रहा था और जो अप्रैल 10 को हुआ था यानी कि कल के दिन जो हुआ था वो इसके चुनाव का चौथा फेज था। अभी पांचवा फेज भी बाकी है, लेकिन चौथे फेज में ये वाला चुनाव कल चल रहा था। और इलेक्शन कमीशन के स्टेटमेंट के अनुसार जो अप्रैल 10 की पोलिंग थी ना, ये पूरे के पूरे स्टेट में अप्रॉक्सीमेटली 15,940 पोलिंग स्टेशंस के अक्रॉस हो रही थी एंड इट वाज हैपनिंग अक्रॉस 44 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन दिस फेज ऑफ द पोल्स। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो आप राइट साइड में देख सकते हैं ये वाली इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल का ये मैप है और नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में यहाँ पर आपकी पड़ती है कूच बिहार की डिस्ट्रिक्ट। इनफैक्ट ये इतनी सी ही है, इसके अलावा अलग डिस्ट्रिक्ट आती है। ये कूच बिहार की जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर हमें क्लैशेस देखने को मिले हैं। पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपके साथ पढ़ने वाला हूँ जो कि इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया गया है। द क्लैश ब्रोक आउट while the team along with local police representatives were clearing the public who were reportedly preventing voters from reaching the polling booths। तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी पोलिंग बूथ के ऊपर एक तो आपके सीएपीएफ के कुछ जवान तैनात होते हैं, सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, और साथ ही में कुछ लोकल पुलिस के लोग भी वहाँ पे तैनात किए जाते हैं। और इन दोनों पुलिस की टीम ने जब यहाँ पे देखा कि कुछ वहाँ पे लोकल लोग हैं जो कि आसपास के वोटर्स को वोट पोलिंग बूथ तक पहुँचने में जो है रोकथाम कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, तो इन लोगों ने इंटरफेरेंस आके करनी शुरू करी। इसी दौरान अ वोटर फेल डाउन, एक वोटर जो है वो गिर गया एंड अनआइडेंटिफाइड मिसक्रिएंट्स स्टार्टेड टू डैमेज द व्हीकल ऑफ क्यूआरटी। क्यूआरटी क्या होता है, क्विक रिस्पांस टीम, और क्विक रिस्पांस टीम बेसिकली बिलोंग करती है सीएपीएफ को। यहाँ पर सीएपीएफ की जो टीम तैनात थी वो असल में सीआरपीएफ की टीम तैनात थी। ठीक है, और यहाँ पर जो ये क्विक रिस्पांस टीम की व्हीकल को जब इन्होंने डैमेज करना शुरू किया, इसके बाद और इस डैमेजिंग के दौरान इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा था, हालांकि इस पर्टिकुलर चीज़ को इलेक्शन कमीशन के स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है, कि कुछ लोग जो ये अनआइडेंटिफाइड मिसक्रिएंट्स थे ना, ये सीआरपीएफ के जवानों से यहाँ पर राइफलों को खींचने की कोशिश भी कर रहे थे। जब ये सब चीज़ें हुई उसके बाद 5 राउंड्स वर फायर्ड बाय द सिक्योरिटी पर्सनल। ठीक है, 5 राउंड फायर करे गए और उसके बाद इमीडिएटली वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की डेथ्स हो जाती हैं। फर्दर मैटर इज बीइंग असर्टेंड बाय द माताभांगा पुलिस अंडर द कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट। अब जो आगे की इंक्वायरी है, पूरी की पूरी जांच वहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन जो है वो करेगा। ईसी ने अपने स्टेटमेंट में आगे फिर से भी कहा, इनफैक्ट देखिए पहले ये चीज़ सामने आ रही थी कि 4 डेड एज सीआईएसएफ ओपन फायर्स आउटसाइड बूथ इन कूच बिहार। अगेन ये सीआईएसएफ नहीं है, ये सीआरपीएफ है। ठीक है, तो ये अलग अलग इसकी जो है रिपोर्टिंग हो रही है, बट एनीवेज इंपॉर्टेंट टू नोटिस कि ये सीएपीएफ की टीम्स थी। एंड यहाँ पे पहले ये कहा जा रहा था कि 4 डेड और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि शायद 5 लोग मारे गए हैं। इसी के स्टेटमेंट को आगे पढ़ते हैं। हाउएवर बेस्ड ऑन रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्पेशल ऑब्जर्वर्स ऑन द रिपोर्टेड इंसिडेंट ऑफ वायलेंस एट वन पोलिंग स्टेशन नंबर 126 अंडर द सीतलकुची असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कूच बिहार, ईसी हैज एडजर्न्ड द पोल, डिटेल्ड रिपोर्ट इज अवेटेड। तो अभी के लिए क्या किया इलेक्शन कमीशन ने, हमारे चुनाव आयोग ने, वहां पे जो पोल्स थी उसको फिलहाल के लिए एक बार रोक दिया है, एडजर्न कर दिया है, खारिज नहीं किया है, रद्द नहीं किया है, केवल एडजर्न कर दिया है कि जब हमें लगेगा सिचुएशन सही हो चुकी है उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर इलेक्शंस को कंटिन्यू करवाएंगे। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट इसी का सामने आया है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लैरिफिकेशन दी है कि अगर
हमारे जो रूल्स हैं वो यहाँ पर ये कहते हैं कि पुलिस ऑफिशियल्स, फिर भले वो सीएपीएफ के पर्सोनल क्यों ना हो, फिर भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सोनल क्यों ना हो, वो एक पोलिंग बूथ के इनसाइड नहीं जा सकती हैं। ये वाला स्टेटमेंट क्लैरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने इसलिए दिया है बिकॉज इसके पहले क्या हुआ कि जो मैं आपको बता रहा था अनआइडेंटिफाइड मिसक्रिएंट्स, कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि असल में सीएपीएफ के लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो सो एंड सो पार्टी के फेवर में वोट करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ ये बोल दिया है कि सीएपीएफ के पर्सोनल तो अंदर जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है, उनको अनुमति ही नहीं होती है किसी पोलिंग बूथ के अंदर एंटर करने के लिए, अनलेस वहां पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो ये बोले कि यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ रही है, तभी जाके सीएपीएफ के जो लोग हैं वो पोलिंग बूथ के अंदर एंट्री लेते हैं। तो पोलिंग बूथ, मान लीजिए ये आपका पोलिंग बूथ है, तो इसके बाहर इस तरीके से लाइन लगी होती है लोगों की और यहीं पे बाहर खड़े होते हैं सीएपीएफ के पर्सोनल। ये इलेक्शन कमीशन का पूरा यहाँ पे एक तरीके से मैप तैयार किया जाता है कि इस तरीके से लोग यहाँ पे खड़े होंगे, इस तरीके से सीएपीएफ के लोग यहाँ पे खड़े होंगे और पुलिस के लोग भी यहीं कहीं पे खड़े होते हैं। कोई भी पुलिस का इंसान, स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, इसको अंदर जाने की अनुमति नहीं होती अनलेस कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनको खुद आकर बोले कि जी आपको अंदर आना पड़ेगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इलेक्शन कमीशन ने दिया तो है, क्लैरिफिकेशन दी तो है, लेकिन यहाँ पर अगेन एग्जैक्टली नोबडी नोज कि क्या हुआ था एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ऑलरेडी बंगाल पोल्स को लेके बहुत ज़्यादा कवरेज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा जो है खराब चीज़ें सुनने को आ रही हैं, बट ये जो पोल में वायलेंस हुआ है खास करके जिसमें लोगों की जान गई है, दिस इज समथिंग जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। नाउ मोर इम्पॉर्टेंटली अभी अगर आप देखें ये वाला जो चुनाव हो रहा है बंगाल में, इसमें कई सारी और अनैतिक और अवैध प्रथाएं भी सामने आ रही हैं। अगर आप देखें 2016 में चुनाव हुआ था विधानसभा का यहाँ पे बंगाल में, उस टाइम पर जो टोटल कैश, टोटल लिकर, टोटल नारकोटिक्स और टोटल फ्रीबीज को सीज किया गया था, इसकी जो वैल्यू थी इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 44.33 करोड़। और इस बार अगर आप देखें वही फिगर जो है वो पहुंच करके कितनी हो चुकी है, वही फिगर पहुंच करके हो चुकी है 283.7 करोड़। और अभी एक फेज बाकी है, अभी केवल चौथा फेज खत्म हुआ है, अभी एक और फेज बाकी है, अभी नहीं मालूम कि और कितनी सीजिंग हो सकती है। तो ये जो एक रिकॉर्ड सीजर किया गया है 283.7 करोड़ का, ये अगेन दिखाता है कि किस तरीके से करप्ट प्रैक्टिसेस अभी भी बहुत चल रही हैं और केवल चल ही नहीं रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी चुकी हैं, उनका जो एक्सटेंट है वो बहुत बढ़ चुका है। आपको लग रहा होगा कि 283 करोड़ क्या होता है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर आप देखें 283 करोड़ का कैश, लिकर, नारकोटिक्स, फ्रीबीज ये आम जनता में से रिकवर करवाया गया है, जो कि उनको किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी ने प्रोवाइड करवाया होगा। तो अगेन हमारा डिस्कशन और डिबेट यहाँ पर ये नहीं है कि किसने प्रोवाइड करवाया होगा, किसको दिया होगा, जी नहीं। हमारा तो डिस्कशन केवल इतना है कि एक विधानसभा के चुनाव में, एक स्टेट के चुनाव में अगर इतना कैश बरामद हो रहा है, इसका मतलब थिंग्स आर वेरी वेरी वरीसम। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हैं कि इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। इतना ही नहीं, इस बार जो एमसीसी की वायलेशंस देखने को मिली हैं, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की जो वायलेशन देखने को मिली हैं, इसमें भी इलेक्शन कमीशन ने ये नोट डाउन किया है कि अप्रॉक्सीमेटली 20,987 इंस्टेंसेस देखने को मिले थे जहां पर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशंस देखने को मिली। हालांकि इसमें मैं कहूंगा कि जो रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की सी विजिल ऐप का भी योगदान है, क्योंकि सी विजिल के चलते कई सारे आम नागरिक हैं जो कि अब एमसीसी की वायलेशंस को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि एमसीसी वायलेशन जहाँ पर भी हो रही है वो सामने आ रही है, बट ये नंबर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, 20,000 की वायलेशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं। और ये आप देखिए ध्यान से कि ये जो असल में एमसीसी होता है, ये प्री पोलिंग के टाइम पे लागू होता है, यानी कि जब इलेक्शंस होने वाली होती हैं, शुरू नहीं होती हैं, उसके पहले लागू होता है। तो ये वाले इतने इंस्टेंसेस आपको देखने को मिले हैं। तो अगेन ये दिखाता है कि अगर एमसीसी की वायलेशन हो रही है, इसका मतलब इतने टाइम्स, इतने बार बंगाल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को, किसी ना किसी रूल को तोड़ने की कोशिश करी गई है, ठीक है। और ये केवल पिछले 3-4 महीने के अंदर अंदर हुआ है, जब ये इलेक्शंस का पूरा कैंपेनिंग शुरू किया गया था। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वरीसम कि इतने बड़े स्टेट में, इतने इंपॉर्टेंट स्टेट में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, और ये प्रैक्टिसेस आपको जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बेसिस पे कभी कभार केस स्टडी पूछी जा सकती है कि क्या क्या प्रैक्टिस देखने को मिलती हैं। कभी कभार जीएस पेपर 2 में आपसे सवाल आ सकता है कि किस किस तरह की हमें इलेक्शनरिंग प्रैक्टिसेस देखने को मिल रही हैं आज की डेट में इंडिया में। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप डायरेक्टली उठा सकते हैं, शो कर सकते हैं अपने एग्जामिनर को। नाउ
टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि लीगली ये कहाँ पर गलत था। देखिए, सबसे पहले तो एक ब्रीफ सी कंफ्यूजन आपकी मैं क्लियर करना चाहूँगा। एक तो होता है आरपीए 1950 और एक होता है आरपीए 1951। कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, 1950 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है ना, उसका मतलब केवल और केवल इस चीज़ के लिए है कि वो इलेक्शंस के लिए एक पूरा का पूरा आपका फ्रेमवर्क खड़ा करवा रहा है। ठीक है, इलेक्शंस करवाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन करवानी है, राइट। उसके बाद आपको ये बताना है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स कैसे होगी लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फिर आपको इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करवाना है, आपको ये बताना है कि कौन सा वोटर क्वालिफाई करता है, नहीं करता है। ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली इलेक्शंस होने तक के लिए वैलिड हैं। तो आरपीए 1950 तब तक के लिए होता है जब तक इलेक्शंस हुई नहीं होती हैं, उनकी तैयारी चल रही होती है। 1951 तब पिक्चर में आता है जब आपको एक्चुअली इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना होता है। तो चुनाव के आचरण के लिए बेसिकली आपका आरपीए 1951 पिक्चर में आता है। और इसीलिए आपने देखा होगा, हमने थंबनेल में भी लिखवाया कि आरपीए 1951 का वायलेशन हुआ, बिकॉज ये पूरी की पूरी कहानी जो पोल वायलेंस हमें देखने को मिला है, दिस हैज हैपेंड ड्यूरिंग द कॉन्डक्ट ऑफ द इलेक्शंस, जो हमें पोल वायलेंस देखने को मिला है। और ये 1951 के तहत बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस दी गई हैं विच बेसिकली प्रोवाइड्स प्रोविजंस टू कर्ब द करप्ट प्रैक्टिसेस एंड अदर ऑफेंसेस। करप्ट प्रैक्टिसेस में कई सारी चीज़ें आती हैं। अब ये मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, करप्ट प्रैक्टिसेस एक कॉज हो सकता है वायलेंस के लिए, और वायलेंस का एक इफेक्ट भी हो सकता है करप्ट प्रैक्टिसेस। वो कैसे? देखिए, अगर आप ये समझें कि करप्ट प्रैक्टिसेस हुई, कुछ लोगों को इसकी भनक लग गई और उसके बाद कुछ लोगों को लगा कि हम यहाँ पे हिंसा करेंगे। दिस इज हाईली पॉसिबल। इनफैक्ट ये भी पॉसिबल है कि वायलेंस पहले हुआ हो या वायलेंस पहले करवाया गया हो और उसके बाद कुछ नेताओं की यहाँ पर उम्मीद ये हो कि हम आगे जाके करप्ट प्रैक्टिसेस कर लेंगे, सो दैट आने वाले फेज में हमें काफ़ी फायदा मिल सकता है। करप्ट प्रैक्टिसेस का जो स्कोप है, जो इसका आप ऐसा मान लीजिए दायरा है, बहुत ही बड़ा है। कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, या फिर किसी भी वोटर को किसी भी कैंडिडेट के द्वारा कुछ पैसा दिया जाए। ये सारी की सारी चीज़ें करप्ट प्रैक्टिसेस के दायरे के अंदर आती हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का जो कैंडिडेट है वो डायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चीज़ में दखल अंदाजी करे, किसी और कैंडिडेट की प्रोफाइल में, किसी और कैंडिडेट के कैरेक्टर के बारे में कुछ ऐसा कहे, कुछ फेक पब्लिकेशन करवा दे कि ये कैंडिडेट ने ऐसा करवाया है या वैसा करवाया है, तो ये सारी की सारी चीज़ें करप्ट प्रैक्टिसेस के ही दायरे में आती हैं। इसमें आपको ध्यान का रखना है कि इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि केवल जो उम्मीदवार हैं वही इसमें मिले होते हैं। इसमें सिटीजन्स भी हो सकते हैं, इसमें सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं, गैर सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड इवन से कि इसमें पुलिस कर्मचारी भी हो सकते हैं। आप कभी नहीं कह सकते कि जी हाँ, केवल यही लोग होंगे जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये करप्ट प्रैक्टिस का जो दायरा है काफ़ी बड़ा है, और इसीलिए हम यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि 1951 को वायलेट किया गया है, बिकॉज इन करप्ट प्रैक्टिसेस के साथ या तो इसके कॉज में है वायलेंस या इसके इफेक्ट में है वायलेंस। जांच चल रही है, लेकिन ऑलरेडी जो केस फाइल कर दिया गया है वो 1951 आरपीए के तहत कर दिया गया है। नाउ आफ्टर ऑल दिस हैज हैपेंड, ईसी ने इनफैक्ट नए जो है प्रतिबंध जारी कर दिए हैं फॉर द कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट, और इसमें ईसी ने ये भी कह दिया है कि ये जो फायरिंग हुई थी इसके बाद अब जो ईसी इन्वोक्ड सेक्शन 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस, आपको मालूम होगा हमारे संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 324 है, उसी के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को बनाया गया है, गठित किया गया है, और उसने 324 आर्टिकल को ही इन्वोक करते हुए ये 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पर कहा है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि कोई भी अब पॉलिटिकल लीडर, कोई भी अब राजनीतिक नेता वो कूच बिहार के जिले के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। फिर भले वो किसी नेशनल पार्टी को बिलोंग करता हो, किसी स्टेट पार्टी को बिलोंग करता हो, या वो किसी भी अन्य पार्टी को बिलोंग करता हो, टू प्रिवेंट एनी पॉसिबल लॉ एंड ऑर्डर फ्लेयर अप। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे रख दी गई है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज साइलेंस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है फ्रॉम 48 आवर्स टू 72 आवर्स। साइलेंस पीरियड क्या होता है? ये वो वाला पीरियड होता है व्हेन पब्लिक कैंपेनिंग विच इंक्लूड्स रैलीज, मीटिंग्स, ये सब नहीं अलाउड होती हैं। तो ये नॉर्मली पूरे इंडिया में 48 आवर्स का होता है, और इवन बंगाल में बाकी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 48 आवर्स का है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि ये 72 आवर्स के लिए एक्सटेंड करवा दिया गया है। ईसी हैज ऑल्सो जस्टिफाइड द फायरिंग बाय द सीआईएसएफ, सेइंग कि ये कंप्लीटली सेल्फ डिफेंस में करी गई थी एंड इट वाज डन ओनली टू सेव द लाइव्स ऑफ अदर्स एट द बूथ। तो ये नए रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा लाए गए हैं।
इन चीज़ों को भी आप एक तरीके से एक मॉडल आंसर की तरह यूज़ कर सकते हैं कि इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। इलेक्शन कमीशन की ये ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं जो कि आपके सामने में पढ़ रहा हूँ। वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले बोलना चाहूँगा पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज़ को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ये वाला कोड यूज़ करना है जिसके चलते आप इस टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही में अनअकैडमी के बैच कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। एक बहुत ही खास ऑफर है आपके लिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको सीधा 12 महीने की जगह 16 महीने की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दी जाती है। मेरा कोड यूज़ करेंगे अनि UPSC तो आपको सीधा सीधा जो है वो 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। फिर भले वो प्लस कोर्स हो, भले वो आइकॉनिक कोर्स हो। और आइकॉनिक कोर्स में आपको पर्सनल मेंटर भी मिलता है जो कि आपकी तैयारी में आपके साथ रहता है। इसमें ऑप्शनल के कोर्सेज भी हैं जिसमें अगेन आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है यूजिंग माई कोड अनि UPSC। एंड अंटिल 14 अप्रैल एक खास ऑफर है जिसमें कि आपको बुक्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी आपके रिवीजन के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।